नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज अपन पढ़ेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है, डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज़, यानी डेयरी में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं और क्या क्या उपयोग होता है उनका, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें अपना कि जो उपकरण होता है डेयरी में, जो काम में आने वाले उपकरण हैं, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं अपन जानते हैं। जितना कैन हो गया, मिल्किंग कैन जिसके अंदर दूध लेके जा रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है, उसका वेट करना अपने को, तो वेइंग बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या किया अपन ने, उसको चिलिंग के लिए चिलर काम में लेंगे। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, चिलिंग करने के लिए काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है, चिलर कहलाता है। फिर उसके लिए नेक्स्ट होता है स्टोरेज टैंक होता है। अब स्टोरेज टैंक किस धातु का बना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी होती है। उसके बाद में क्या किया, उसका पास्चुराइजेशन कर दिया। पास्चुराइजर यानी पास्चुराइजेशन के काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, पास्चुराइजर। स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो क्या कहलाएगा, स्टेरिलाइजर। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, स्टेरिलाइजर हो गया। और उपकरण कौन से हो सकते हैं, होमोजेनाइजर हो गया। होमोजिनाइजेशन के काम में आने वाला उपकरण होमोजिनाइजर कहलाएगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन हो सकती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, वो किस पदार्थ के बने होने चाहिए, ये पहला पॉइंट रहेगा अपने को। तो जो काम में लिया जाने वाला उपकरण है, उसका पदार्थ यानी जो मटेरियल जिससे वो डेयरी इक्विपमेंट बना होता है, वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो मटेरियल है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी जिस पदार्थ से उपकरण बना हुआ है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला गुण अपन क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए वो। ठीक है, उसका कोई विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर अपन दूध डाल रहे हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स अपन रख रहे हैं, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए। नॉन एब्जॉर्बेबल यानी वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, दूध को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, मिल्क क्वालिटी प्रभावित नहीं हो। कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध और दुग्ध उत्पाद हैं, उनको रखने के पश्चात उनकी क्वालिटी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहरीला नहीं होना चाहिए, अवशोषित नहीं करना चाहिए, कीपिंग क्वालिटी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसके अलावा और क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसकी, टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कोरिजन यानी जंग नहीं लगनी चाहिए उस पर, जंग का अवरोध, जंग रोधक होना चाहिए वो। ठीक है, दूध अपन ने डाल दिया बर्तन में और उसके जंग लग रही है, तो क्या हो जाएगा, उससे क्वालिटी ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। ठीक, और लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट, हल्का होना चाहिए वजन में। ठीक है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं जो अपन सब जानते हैं कि कोई भी उपकरण है वो किस धातु का बना होना चाहिए और क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे पढ़ी, आसानी से साफ किया जाने लायक हो, इस प्रकार के गुण होते हैं। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, उपकरण एवं उनके उपयोग, और उपकरण के काम में आने वाला जो मटेरियल है वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो उपकरण का मटेरियल है जिससे डेयरी उपकरण बने हुए हैं, वो कौन कौन सा हो सकता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, कि डेयरी उपकरण किस पदार्थ का बना हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें अपना स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका बना हो सकता है। स्टील में देखिए, स्टील में क्या होता है, अपने आयरन का एक रूप होता है स्टील, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन को मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं, आयरन को किस में मिश्रित कर दिया, कार्बन में। कार्बन की मात्रा कितनी होती है इसमें, 0.5 to 2%। ठीक है, तो ये जो मिश्र धातु हो गई, उसको क्या बोल रहा है अपन ने, स्टील। ये क्या होता है, जंग रोधक होता है। ठीक है, इसके अंदर दूध डाल देंगे तो इसके जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये
जनरली काम में लिया जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, स्टील हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एलॉय स्टील हो सकता है, यानी स्टील का मिश्र धातु। इसमें क्या क्या काम में ले सकते हैं अपन, देखिए आयरन के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, इसमें निकल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है। ये सारी धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाई उसे क्या बोल दिया अपन ने, एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील जो होता है ये स्टेनलेस होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगती है। तो जो सामान्यतः उपकरण बनाने के काम में लेते हैं वो ये वाली मिश्र धातु काम में ली जाती है। अब इसमें देखिए जो निकल का परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए, 18%, और क्रोमियम कितना होना चाहिए, 8%। ये सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। इसके लिए देखिए एक पॉइंट इसमें क्वेश्चन आता है कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट AISI 300 सीरीज, इसका जो एलॉय स्टील होता है वो डेयरी उपकरणों को बनाने के लिए सामान्यतः काम में लिया जाता है। ठीक है, जनरली या सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला जो मैटर होता है वो कौन सा होता है, ये वाला होता है AISI 300 सीरीज। ये क्या है, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, यहाँ पर निर्मित एक प्रोडक्ट है ये, जिसको क्या बोला अपन ने, 300 सीरीज। इसको जनरली सामान्यतः काम में लिया जाता है डेयरी उपकरण बनाने में। इसके अलावा कौन सा मेटर हो सकता है, नॉन फेरस मेटर, नॉन फेरस यानी जिसमें आयरन नहीं हो, जिसमें आयरन नहीं हो, इस प्रकार के मटेरियल से भी जो डेयरी के उपकरण हो सकते हैं उनको बनाया जा सकता है। तो वो कौन से हो सकते हैं जिसमें आयरन एब्सेंट है, जैसे एल्यूमिनियम ले सकते हैं अपन, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, यानी एल्यूमिनियम तथा इसकी जो मिश्र धातुएं होती है उनसे भी डेयरी उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ठीक, क्या यूज है इसका, एल्यूमिनियम, क्या फ़ायदा है इसका, पहला फ़ायदा तो क्या है कि ये लाइट वेट होता है, वज़न में हल्का होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहती है। परंतु इसका नुकसान क्या है एल्यूमिनियम का, कि इसको जब क्षारीय जो डिटर्जेंट होते हैं जो डेयरी में अपन धोने के काम में लेंगे तो उससे क्या हो जाता है, इस पे स्पॉट बन जाते हैं, या इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है सतह। ठीक है, धोने पर कब हो जाएगी, जब इसको बेसिक डिटर्जेंट या एल्कली डिटर्जेंट से धोया जाएगा तो इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, तो ये पूरी तरह साफ़ नहीं होगा, या इसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसको काम में नहीं लेना चाहिए। नंबर नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल यानी अधात्विक पदार्थ। नॉन मेटल पदार्थ कौन से हो सकते हैं जिनसे अपन डेयरी उपकरण बना सकते हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, रबर से बना सकते हैं, रबर का उपयोग किया जा सकता है, ग्लास का उपयोग किया जा सकता है, कांच का। ठीक है, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सामान्यतः काम में आने वाले नॉन मेटल अधात्विक पदार्थ हैं जो धातु के नहीं बने हुए। इनका उपयोग डेयरी उपकरणों को बनाने में किया जाता है। जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास में क्या करेंगे अपन, दूध को डालेंगे, ऑटोक्लेव में डाल देंगे, स्टेरिलाइजेशन में काम में लिया जाता है। रबर की उसके ऊपर कॉर्क लगा दी जाती है। जो होज पाइप होते हैं विभिन्न प्रकार के डेयरी में काम में आने वाले, उनमें क्या काम में आता है, प्लास्टिक काम में आता है, और उनकी सील बेंडिंग यानी उनको पैक करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, रबर काम में लिया जाता है। तो ये सब प्रकार के जो मैटर होते हैं उनसे क्या किया जाता है, डेयरी इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ये पढ़ा अपन ने डेयरी इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटी का पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा कि कोई भी जो उपकरण है डेयरी में काम में आने वाला वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अच्छे उपकरण के लिए। और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने कि किस धातु, किस मैटर का, मेटेलिक हो सकता है और नॉन मेटेलिक हो सकता है, किस पदार्थ का वो बना होना चाहिए। ये सामान्य से जानकारी अपन ने ली। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि डेयरी इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, डेयरी इक्विपमेंट्स होते कौन कौन से हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक फ्लो के रूप में पढ़ेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेयरी पर दूध लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट है जहाँ पे दूध लेके गए अपन किसी भी प्लांट पे। ठीक है, कोई डेयरी प्लांट है, डेयरी प्लांट,
यहाँ पे क्या किया, मैं दूध लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मिल्क किस में लेके गया मैं, कैन के अंदर, ठीक है, कैन में मिल्क लेके अपन यहाँ डेयरी प्लांट पे पहुँचे। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्शन पॉइंट। रिसेप्शन पॉइंट किसे कहेंगे, जहाँ पर दूध को वो अपने से रिसीव कर रहा है, जो डेयरी प्लांट वाला है वो क्या किया जा रहा है, वहाँ पे दूध को रिसीव कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोल दिया अपन ने, रिसेप्शन पॉइंट, ठीक है। दूध अपन लेके गए डेयरी प्लांट पे, जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोल रहा है, रिसेप्शन पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले मिल्क का क्या करेगा, ये बैलेंस यानी वजन देखेगा, वेइंग बैलेंस करेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग करेगा उसकी कि दूध कौन लेके आया है, कितना लेके आया है, कहाँ से लाया है, वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई, वेइंग बैलेंस हो जाएगा, उसका वजन माप लेगा और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। इसके बाद में क्या करेगा वो, वहाँ पे प्लेटफॉर्म टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होते हैं वहाँ पे, प्लेटफॉर्म टेस्ट, ये दूध का प्राइमरी टेस्ट होता है, जिसमें क्या क्या देखते हैं अपन, दूध की गंध हो गई, दूध का स्वाद हो गया, उसका फ्लेवर हो गया, ठीक है, उसका अपीयरेंस हो गया, कैसा दिखता है दूध, अपीयरेंस हो गया, ठीक है, अम्लता हो गई उसकी, सेडिमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म टेस्ट के अंतर्गत आती है, जो अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो पीछे जाके देख सकते हैं। गंध, स्वाद, ये सारे प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहे हैं, रिसेप्शन पॉइंट पे, ठीक है। अपन दूध लेके गए रिसेप्शन पॉइंट पे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनमें कौन कौन से उपकरण काम में आए, वेइंग बैलेंस काम में आ गया, ठीक है। प्लेटफॉर्म टेस्ट में ये सारे हो गए, ये आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन से उपकरण काम में आ रहे हैं, लैक्टोमीटर हो गया, ब्यूटाइरोमीटर है, जो भी है आगे पढ़ेंगे। रिसेप्शन पॉइंट पे ले जाने के बाद क्या होता है वो बात कर रहे अपन, ठीक है। ये पिक्चर अपने दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि अपन एक कैन लेके एक डेयरी प्लांट पर गए, रिसेप्शन पॉइंट पे उसने रिसीव किया, पूरा रिकॉर्डिंग की, उसका वजन माप लिया, प्लेटफॉर्म टेस्ट कर लिए। उसके बाद में क्या होगा, उस डेयरी कैन को यानी जो मिल्क कैन है अपना, उसको क्या करेगा वो खाली कर देगा एक टैंक में, उसको क्या बोलते हैं अपन, डंप टैंक, ठीक है। क्या किया उसने, उस दूध को किस में खाली कर दिया, डंप टैंक में। अब ये स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए, अपन जानते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, दूध में किसी प्रकार का फ्लेवर में चेंज ना हो, ठीक। डंप टैंक में डालने के बाद इससे क्या होगा, ये चिलर की सहायता से, चिलर का क्या मतलब होता है, जो ठंडा करने का उपकरण है उसे क्या बोल देंगे अपन, चिलर। चिलिंग के काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है, चिलर। तो डंप टैंक होता है वो चिलर से कनेक्टेड होता है, किसकी सहायता से, पंप की सहायता से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूध को ठंडा किया जाता है, दूध को ठंडा किया, दूध को ठंडा करके कहाँ भेज देंगे अपन, स्टोरेज टैंक में। जो बड़ा टैंक होगा स्टोरेज टैंक, वहाँ पे भेज देंगे, किसकी सहायता से, पंप की सहायता से स्टोरेज टैंक में भेज दिया। स्टोरेज टैंक जो होता है इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 2000 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक, वो डेयरी प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ये स्टोरेज टैंक होगा, स्टेनलेस स्टील का बना होगा। इसकी कवरिंग कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है। जैसे थर्मस होता है जिसमें अपन गर्म पानी डालेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा रहेगा, उसी प्रकार स्टोरेज टैंक में जो अपन ने ठंडा दूध भेजा है वो लंबे समय तक ठंडा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि ये इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड मतलब बाहर के वातावरण में ना तो ये हीट भेज सकता है, ना ही बाहर से हीट लेता है, इसलिए जो इसके अंदर दूध है, ठंडा दूध, वो ठंडा बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक। ये पूरा पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे अपन ने दूध कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अपन दूध लेके गए कैन में, वो कहाँ पहुँच गया, स्टोरेज टैंक में पहुँच गया। अब स्टोरेज टैंक में जाने के बाद क्या होगा, डेयरी प्लांट पे क्या होगा, इसका क्या किया जाएगा, पास्चुराइजेशन, ठीक है। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है ये अपने पिछले क्लास में देख लिया है, वापस रिवाइज कर दूं मैं। पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है, दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन के काम में आने वाले उपकरण को क्या बोल देंगे अपन, पास्चुराइजर, ठीक है, पास्चुराइजर बोल देंगे, ठीक है। पास्चुराइजेशन के काम में आने वाला उपकरण क्या कहला रहा है, पास्चुराइजर। अब पास्चुराइजर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट आएगा इसमें, बैच या होल्डिंग टाइप,
बैच या होल्डिंग टाइप का पास्चुराइजर, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस टाइप का पास्चुराइजर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? पास्चुराइजेशन करने के काम में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पास्चुराइजर। उसको दो भागों में विभाजित किया अपन ने। दो प्रकार के हो सकते हैं पास्चुराइजर, एक तो होता है बैच होल्डिंग टाइप का पास्चुराइजर, ये एक हो सकता है कंटिन्यूस टाइप का पास्चुराइजर। देखिए दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अपन ने पढ़ा था कि पास्चुराइजेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या होता है लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम के लिए, और एक क्या होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था अपन ने 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, और इसमें क्या पढ़ा था अपन ने 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में। ठीक है, ये क्या होता है पास्चुराइजेशन के प्रकार में पढ़ा था अपन ने। बैच और होल्डिंग टाइप का जो पास्चुराइजेशन है इसमें क्या करते हैं अपन, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कम तापमान और अधिक समय के लिए दूध को गर्म किया जाता है। यहाँ पे क्या है, तापमान अधिक और समय कम है। ये जो बैच होल्डिंग टाइप का पास्चुराइजर है ये कहाँ काम में लिया जाता है? जहाँ कैपेसिटी कम हो, क्वांटिटी कम हो, या मैं बोल दूँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये क्या है, कम है। ठीक है, और ये कहाँ काम मिलेंगे? जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये दो प्रकार के पास्चुराइजर मशीनें हो गई जो क्या कर रही है, पास्चुराइजेशन का काम कर रही है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। देखिए बैच होल्डिंग टाइप में क्या देखा अपन ने, एलटी पर काम करेगा और क्वांटिटी ऑफ मिल्क कम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। देखिए बैच होल्डिंग टाइप में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ये अपन ने क्या कर दिया, दूध को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, घर से लेके गए कैन में, और कहाँ पहुँच गया, पास्चुराइजर मशीन में पहुँच गया। अब पास्चुराइजर जो मशीन है वो कितने प्रकार की पढ़ी है अपन ने, दो प्रकार की बोली है। एक तो होती है बैच या होल्डिंग टाइप की, और एक होती है कंटिन्यूस टाइप की। तो देखिए बैच या होल्डिंग टाइप का जो पास्चुराइजर है, बैच या होल्डिंग टाइप का जो पास्चुराइजर है, इस मशीन में क्या होगा, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इसका समझने के लिए ओनली। ठीक, ये मान लो बैच या होल्डिंग टाइप का पास्चुराइजर है। इसमें क्या होता है, वेसल्स बनी होती है, जैसे ऐसे वेसल्स बना दी मैंने, ये वेसल्स हो गई। इन वेसल्स में क्या भरा होता है, दूध भरते हैं अपन। ठीक है, इसमें भी दूध होगा, इसमें भी दूध होगा, इसमें भी दूध होगा। इन वेसल्स को जिसमें दूध भरा है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। VAT, वेट क्या है, पास्चुराइजर की वह वेसल्स जिसके अंदर दूध होता है। और ये जो बीच की जगह है यहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी का फ्लो होता है, हॉट वाटर का फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? ये बाहर पंप से जुड़े होंगे, मोटर से जुड़े होंगे, जहाँ से गर्म पानी आता रहता है और ये पानी घूमता रहता है। दूध के अंदर क्या करते हैं अपन, इसको एजिटेटर, एक होती है एजिटेटर, यानी दूध को हिलाते रहते हैं। ठीक है, दूध को हिलाते रहेंगे, उससे क्या होगा, वो पूरा गर्म होता रहेगा। ठीक है, एक विशेष बिंदु पे गर्म नहीं होगा, सभी जगह से अच्छी तरह गर्म होगा। ठीक, मिलाने के लिए क्या में लेते हैं इसको, एजिटेटर मिलाने के लिए। देखिए समझ में आई ये बात। बैच या होल्डिंग टाइप का पास्चुराइजर क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर वेट होते हैं, यानी वेसल्स होती है जिसके अंदर दूध डाला गया है, और उनके चारों तरफ क्या होता है, गर्म पानी बहता रहता है, फ्लो होता रहता है गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। जब ये गर्म पानी का फ्लो होगा तो इससे क्या होगा, दूध गर्म होता रहेगा। दूध का जब टेम्परेचर 63 डिग्री पहुंच जाएगा तो उसको अपन कितनी देर कंटिन्यू करेंगे, 30 मिनट तक। तो इससे क्या हो जाएगा, दूध का पास्चुराइजेशन हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की मशीन हो गई, बैच या होल्डिंग टाइप की मशीन। अब जो कंटिन्यूस टाइप की मशीन होती है, ये जो दूसरे टाइप की है, कॉन्टिन्यूस टाइप का पास्चुराइजर, कॉन्टिन्यूस टाइप का जो पास्चुराइजर है उसमें देखिए क्या है, अपन ने क्या पढ़ा इसके बारे में कि ये किस पर काम करता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, कहाँ काम कर रहा है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, कितना होता है, 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। दूसरा क्वांटिटी ऑफ मिल्क,
जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, दूध की मात्रा जब अधिक है तब इसको काम में लिया जाता है। इसका जो मेथड होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है काम करने का, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्लेट हीट एक्सचेंज असेंबली होती है। यानी इस प्रकार की मशीन में क्या होगा, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो एक प्लेट, धातु की प्लेट्स होंगी, धातु की प्लेट्स के मध्य क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के मध्य हीट ट्रांसफ़र होगी और उस हीट से क्या किया जाएगा, दूध को गर्म किया जाएगा इस तापमान तक, और जब इस तापमान पर दूध पहुंच जाएगा तो 15 सेकंड तक अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इस प्रकार की मशीन में और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं वो पढ़ रहे हैं अपन। तो एक तो होता है इसमें फ्लोट कंट्रोल बैलेंस टैंक, ठीक है, FCBT। ये क्या होता है, फ्लोट कंट्रोल बैलेंस टैंक होता है, जो कि क्या करता है, उसकी फ्लोटिंग को, दूध जब गर्म हो रहा है तो उसकी फ्लोटिंग को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए फिटर पंप हो सकता है, फिटर पंप हो गया, मोटर हो गई, ये सारी सामान्य सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर काम में ली जाती है। अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें कि किस टेम्परेचर पर काम कर रहा है और किस प्रकार की क्वांटिटी के लिए काम में आता है। तो ये अपन ने पढ़ा पास्चुराइजेशन। फ्लोट कंट्रोल बैलेंस हो गया, एक होता है इसमें फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है, या फ्लो डाइवर्जन वाल्व भी बोलते हैं इसको। तो ये सारे पार्ट किसके होते हैं, कंटिन्यूस टाइप के पास्चुराइजर के, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, प्लेट एक्सचेंज मेथड से काम कर रहा है, प्लेट को गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया, कौन सा कहाँ काम में ले रहे हैं, किस टेम्परेचर पे काम में ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पर काम में लिया जाता है। तो ये पढ़ा अपन ने पास्चुराइजर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पास्चुराइजेशन कर दिया अपन ने दूध का, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। स्टेरिलाइजर क्या होगा, वह उपकरण जो दूध का स्टेरिलाइजेशन करने के काम में आता है, उसको क्या बोल देंगे अपन, स्टेरिलाइजेशन कह देंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, देखिए 115 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी देर के लिए हो जाएगा, ये 15 मिनट के लिए, और 130 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। ये क्या पढ़ा अपन ने, पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन जो कर रहे हैं दूध का, वो किसकी सहायता से कर रहे हैं, स्टेरिलाइजर की सहायता से कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर और टाइम कितना होना चाहिए, 115 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए 15 मिनट के लिए, और 130 डिग्री होना चाहिए 1 सेकेंड के लिए। अब देखिए स्टेरिलाइजेशन करते कैसे हैं, या स्टेरिलाइजर में क्या होता है। तो सबसे पहला बिंदु आता है स्टेरिलाइजर में ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव, देखिए ऑटोक्लेव क्या है, एक प्रकार की मशीन होती है जो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, जैसे अपने प्रेशर कुकर होता है जिसके अंदर क्या होती है, वाटर वेपर बनती है, जिसके टेम्परेचर से कोई भी पदार्थ, खाने योग्य जो पदार्थ है उसको पकाया जाता है। उसी प्रकार ऑटोक्लेव में क्या किया जाता है, इसमें क्या होती है, हीट होती है। हीट किससे प्रोड्यूस होती है, स्टीम से, और उसके साथ क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हीट, स्टीम, प्रेशर, ये तीनों का संयुक्त प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, ऑटोक्लेव में। देखिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है 15 LBS। 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 LBS प्रेशर, और कितनी देर के लिए, ये 30 मिनट के लिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा, दूध का स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। क्या करेंगे, एक स्टेरिलाइज ग्लास बोतल लेंगे, कांच की बोतल, उसके अंदर अपन ने दूध डाला, दूध डाल के उसके कैप लगा के अपन ने क्या कर दिया, उसको ऑटोक्लेव के अंदर डाल दिया बोतल को। ऑटोक्लेव के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 LBS, 30 मिनट के लिए अपन ने ऑटोक्लेव में सेट कर दिया। तो उस दूध का क्या हो जाएगा, पास्चुराइजेशन। अब अत्यधिक मात्रा का पास्चुराइजेशन करना है तो उसके लिए इनकी साइज उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो ये स्टेरिलाइजर में क्या होता है, सामान्यतः ऑटोक्लेव होता है जिसका टेम्परेचर और टाइम, प्रेशर कितना होता है, ये अपन ने यहाँ पर देखा।
इसके बाद क्या होगा, इतने टेम्परेचर पर स्टेरिलाइजेशन करने के बाद क्या कर लेंगे अपन, उस दूध को वापस नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर की बात करें या 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस उसको अपने आप ठंडा होने दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है, दूध के अंदर उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वेजिटेटिव फॉर्म और उनके स्पोर्स सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्टेरिलाइज किया हुआ दूध रूम टेम्परेचर पर 4-5 महीने तक भी रखा जा सकता है, वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी प्रकार का स्पोर कुछ भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अगली मशीन क्या पढ़ी अपन ने, स्टेरिलाइजर। स्टेरिलाइजर क्या काम करता है, दूध का स्टेरिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसमें होमोजिनाइजर। ठीक है, नेक्स्ट उपकरण कौन सा होता है, होमोजिनाइजर। होमोजिनाइजर क्या काम करता है, होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध का होमोजिनाइजेशन करने वाला उपकरण क्या कहला रहा है, होमोजिनाइजर। अब होमोजिनाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका देखिए सिंपल सा मतलब अपन समझे। अपन सब जानते हैं कि दूध के अंदर क्या है, फैट है, वसा है। वो वसा क्या होती है, आपस में मिलके ग्लोब्यूल्स यानी बॉल की तरह या कणिकाएं बना लेती है, वसा की कणिकाएं बन जाती है दूध के अंदर। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल। तो दूध के अंदर क्या होती है, फैट ग्लोब्यूल्स होती है। ठीक है, वसा एक जगह इकट्ठी हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स। अब फैट ग्लोब्यूल्स की संख्या क्या है, कम होती जाएगी और साइज बढ़ती जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, दूध का जो अपीयरेंस है यानी वसा क्या हो जाती है, एक एक जगह पर इकट्ठी हो गई, अलग अलग जगह पर इकट्ठी हो रही है। ठीक है, किसके रूप में, फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में। तो इन फैट ग्लोब्यूल्स को खत्म करना क्या कहलाता है, होमोजिनाइजेशन। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स को खत्म करना होमोजिनाइजेशन कहलाता है, ताकि दूध का अपीयरेंस क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। अब इन फैट ग्लोब्यूल्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं अपन, बहुत ही नैरो मतलब सूक्ष्म छिद्र बोल दूं मैं इसको, दूध को क्या किया जाएगा, सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजारा जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म छिद्र से क्या करेंगे, दूध को अपन पास करते हैं। उससे क्या हो जाएगा, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स थी बड़ी, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाती है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म छिद्र से गुजार रहे हैं दूध को, उससे क्या हो रहा है, फैट ग्लोब्यूल्स टूट रही है। इसका जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो सकती है, 250 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। होमोजिनाइजेशन में जो अपन दूध को गुजार रहे हैं उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 250 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपन दूध को गुजारते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होती है बड़ी आकार की, वो छोटी साइज की ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगी, छोटी 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 ग्लोब्यूल्स बन जाएगी। जो पहले बड़ी बॉल थी वो क्या होगी, छोटी छोटी बॉल्स के रूप में वितरित हो गई। तो वो पूरी वसा क्या हो जाएगी, दूध में अच्छी तरह से घुल जाती है, मिल जाती है। तो होमोजिनाइजेशन का सादा मतलब, सिंपल मतलब क्या है कि दूध को अच्छी तरह घोलना है अपने को। ठीक है, जो फैट ग्लोब्यूल्स बनी हुई है उनको तोड़ना है। तो होमोजिनाइजेशन के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स होती है इनकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी और संख्या कितनी बढ़ जाती है, 10,000 गुना तक बढ़ती है। ठीक है, तो होमोजिनाइजेशन में क्या क्वेश्चन बन गया अपना कि होमोजिनाइजेशन के पश्चात जो फैट ग्लोब्यूल्स होती है उनकी संख्या कितनी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या करते हैं अपन, 10,000 गुना तक बढ़ जाती है और फैट ग्लोब्यूल्स की जो साइज होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो रही है, सूक्ष्म छिद्र से गुजार रहे हैं, उसकी स्पीड इतनी होती है जिससे क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स सूक्ष्म भागों में आ जाती है। अब होमोजिनाइजर जो मशीन है ये कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है सिंगल स्टेप होमोजिनाइजेशन, सिंगल स्टेप होमोजिनाइजर, और एक होता है 2 स्टेप होमोजिनाइजर। नाम से पता लग रहा है, सिंगल स्टेप जो होमोजिनाइजर मशीन होगी उसमें क्या करेंगे अपन, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ने के लिए सूक्ष्म छिद्र से दूध को एक बार पास करते हैं। ठीक है, एक बार गुजारा जाता है, जबकि 2 स्टेप में कितनी बार गुजारेंगे अपन, 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। तो जो 2 स्टेप होमोजिनाइजेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों है मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें छोटी जो ग्लोब्यूल्स बनी, छोटी ग्लोब्यूल्स का पुनः बड़ी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना है, या छोटी ग्लोब्यूल्स का आपस में जुड़कर बड़ी ग्लोब्यूल्स बना लेना इतना आसान नहीं होता है, इतना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए
टू स्टेप जो होमोजेनाइजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों नहीं ये संभव ये? क्योंकि अपन ने क्या किया, दूध को पहले पास किया, ठीक है, एक बार, फिर वापस उसी मशीन से उसको पास कर दिया, तो उससे क्या हो गया, 2 बार उसका होमोजेनाइजेशन हो गया। इसलिए छोटी ग्लोब्यूल्स का बड़ी ग्लोब्यूल्स में वापस कन्वर्ट होना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए 2 स्टेप होमोजेनाइजर मशीन काम में ज़्यादा ली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया होमोजेनाइजर। नेक्स्ट मशीन देखिए, नेक्स्ट मशीन क्या पढ़ेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग मशीन, सेंट्रीफ्यूग मशीन अपन सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूं मैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन का क्या मतलब होता है, ये एक मशीन होती है जिसके अंदर अपन दूध को डालेंगे और उस मशीन को घुमाते हैं, ठीक है। मशीन बहुत तेज़ी से घूमती है, रोटेशन होता है उसमें। अब इसमें जो रोटेशन होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 3000 RPM तक होते हैं, ठीक है, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में वो कितनी बार राउंड हो गए, 3000 राउंड होते हैं। तो उससे क्या होगा, दूध जब उसके अंदर अच्छी तरह घूम रहा है तो उसके घूमने से क्या होगा, जो भारी पदार्थ होता है वो कहाँ चला जाएगा। जैसे ये मैं इस मशीन को बना रहा हूँ, ऐसी मशीन, इसमें ये सेंटर पार्ट है जहाँ से ये घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेशन हो रहे हैं मान लो। इस रोटेशन से क्या होगा कि जो भारी पदार्थ है, ठीक है, हैवी मटेरियल, वो तो आ जाएगा पेरीफेरी यानी परिधि पर, और हल्का पदार्थ कहाँ गया, सेंटर में। हल्का पदार्थ कहाँ गया, केंद्र पर, ठीक है। होमोजेनाइजर एक मशीन है जिसके अंदर दूध को डाला और इसका सेंटर जो रोटेटिंग जो शाफ्ट होती है वो तेजी से घूमती है। उससे क्या हो जाता है, हैवी मटेरियल परिधि पर आ जाता है और हल्का पदार्थ कहाँ जाता है, केंद्र पर आ जाता है। अब 2 पार्ट हो गए दूध के, ठीक है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। काम क्या लेते हैं अपन सेंट्रीफ्यूग मशीन को, कि देखिए माना दूध में क्या क्या है, धूल के कण हो सकते हैं, धूल के कण, मिट्टी हो गई, डर्ट हो गई, तूड़ा गिर गया जानवर का, या जैसे दूध निकाल रहे हैं तो थन से क्या है, कुछ पदार्थ गिर गया, थन की कोशिकाएं आ गई, ल्यूकोसाइट्स हो सकती है दूध के अंदर। तो इन सबको सेपरेट करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है। इन सबको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूग मशीन काम में लेते हैं। दूसरा काम क्या है, पहला पॉइंट हो गया गंदगी हटाने के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्रीम सेपरेट करने के लिए। दूध के अंदर से क्रीम सेपरेट करने के लिए क्या कर देंगे अपन, उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल देंगे। तो क्रीम क्या है, हल्की रहेगी, तो वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, केंद्र पर, और बाकी जो स्कीम मिल्क होगा वो कहाँ जाएगा, परिधि पर। तो यहाँ से उस क्रीम को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो क्रीम सेपरेट के लिए भी क्या काम में लेते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूग मशीन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्रीम सेपरेटर भी बोल सकते हैं, क्रीम सेपरेटर मशीन, ठीक है। तो क्रीम सेपरेटर मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूग मशीन के प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है क्रीम सेपरेटर। नेक्स्ट देखिए, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूग मशीन, उसी के प्रिंसिपल पर काम कौन सी मशीन कर रही है, क्रीम सेपरेटर, और एक होता है क्लैरिफायर। क्लैरिफायर, क्लैरिफायर मशीन जो होती है वो क्या होती है, क्रीम सेपरेटर की ही तरह होती है, परंतु इसमें क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस अधिक होता है क्रीम सेपरेटर की तुलना में। तो ये क्या करती है, क्लैरिफायर नाम से पता लग रहा है दूध को क्लियर करने के काम आएगी। तो जो भी डर्ट हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, जो थन से आ गई, ठीक है, गाय के थन से जो ल्यूकोसाइट्स आ गई, डर्ट आ गई, कोई किसी भी प्रकार की गंदगी है, उनको हटाने के लिए क्या काम में लेते हैं, क्लैरिफायर, ठीक। तो ये जो क्लैरिफायर है और क्रीम सेपरेटर है, दोनों एक मशीन में भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये पढ़ा अपन ने सेंट्रीफ्यूग मशीन के बारे में। अब इसमें अपना एक पॉइंट और आता है, कहाँ तक पहुँच गए अपन, दूध कैन में लाए थे और क्या कर दिया अपन ने, उसका सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, क्रीम सेपरेट कर ली, उससे गंदगी डर्ट वगैरह हटा ली, क्लैरिफायर में डाल दिया। अब क्या कर देंगे, उसका पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मिल्क। दूध का जो पैकिंग है वो क्या हो सकती है, देखो 2 प्रकार से बांट दूं मैं इसको। एक तो ग्लास बोतल में हो सकती है, ग्लास बोतल, और एक क्या हो सकती है, प्लास्टिक
जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है, इस एक तो ग्लास बोतल के अंदर पैक कर सकता हूँ मैं उसको, और एक क्या कर सकता हूँ, प्लास्टिक के पाउच में पैक कर सकता हूँ। तो जो ग्लास बोतल होती है उसके अंदर क्या किया जाएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक एक मशीन होगी जिसमें एक ग्लास बोतल होती है जो कि ऑलरेडी स्टेरिलाइजर है, इसको उस मशीन में डाला जाता है और ग्रेविटी एंड वैक्यूम की सहायता से दूध जितनी मात्रा में डालना है अपने को निश्चित मात्रा में इस बोतल के अंदर आ जाएगा, वो अपने आप पैक हो जाती है। जबकि प्लास्टिक पाउच जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं उसमें क्या होता है, इसका जो रोल होता है जिसके अंदर अपन पैकिंग कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो वो उस मशीन के अंदर चलता रहता है और निश्चित मात्रा में दूध उसके अंदर आ जाएगा और वो पाउच वहाँ से उसको सील पैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है इसका रोल और वहाँ से इसकी पैकिंग होती है। ये पढ़ा अपन ने पैकेजिंग, ठीक है, ग्लास बोतल में कर सकते हैं, प्लास्टिक पाउच में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CIP सिस्टम। ये क्या है CIP सिस्टम? तो देखिए CIP सिस्टम क्या होता है, क्लीन इन प्लेस, ठीक है। क्लीन इन प्लेस का मतलब क्या है कि जो भी डेयरी प्लांट है जहाँ पे अपन ने दूध से संबंधित सारी प्रक्रियाएं की उसकी साफ सफाई करना क्या कहलाता है, क्लीन इन प्लेस, CIP सिस्टम कहलाता है। जो भी डेयरी उपकरण है जहाँ पे दूध की प्रोसेसिंग की है अपन ने जिनसे, उसमें क्या हो जाता है, मिल्क के स्पॉट बन जाते हैं, तो उन स्पॉट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, CIP क्लीन इन प्लेस करते हैं। इसके लिए क्या क्या काम में ले सकते हैं अपन, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, एल्कली डिटर्जेंट्स हो गए, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, स्प्रे हो सकते हैं, मोटर पंप की सहायता से धो दिया अपन ने। तो ये सारे उपकरण किस में काम में आते हैं, क्लीन इन प्लेस में।